बोर्ड वालों ने फंसाने के लिए यहाँ पे 9 कैलोरीज आगे लिखा है, पर तुम्हें याद आता है 9 किलो कैलोरीज आंसर। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप करके साइड डिवीजन डिफरेंशिएट करो माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में। सेल डिवीजन को लेकर के बच्चों के अंदर बहुत परेशानी है और हम सब परेशानी को दूर करने के लिए पहले तुमको सारा प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना चाहता है। ये वाले स्लाइड पे जो लिखा हुआ है कि 1 ग्राम से तुमको 9 किलो कैलोरीज मिलती है, इसके ऊपर अक्सर तुमको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है कि हेल्थ के लिए काम आता है। ठीक है, ये ऐसे पूछता है कि ऑसिन बोन से रिलेटेड है, मेलानिन केराटिन। हेलो लर्नर्स, इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जो कि आपके साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इस चैप्टर के अंदर आपके बुक के अंदर दिया हुआ है क्या क्या चीजें, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस हम डिटेल में कवर करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, सम न्यूट्रिएंट्स और उसकी एफिशिएंसी, और सेल डिवीजन जो कि अक्सर बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, पर इसमें से बहुत कम सवाल आते हैं और बहुत चुनिंदा सवाल आते हैं। इस एक वीडियो के अंदर हम डिटेल में हर एक क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो पिछले कई सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एक वीडियो पूरा सॉल्यूशन होने वाला है। माय नेम इज शुभम झा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि ये जो हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, इसके ऊपर जेन्युइन बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट रहता है, कोई भी फ्री टेस्ट हम लेते हैं इजी लर्निंग में, तो उसके बारे में आपको पता चल जाता है। और मैं जो भी आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इन डिटेल, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, इंक्लूडिंग सेल डिवीजन और बाकी जो भी तुम्हें लेना है, वो सब तुमको मिलेगा इजी लर्निंग के एप्लीकेशन के ऊपर। नोट्स कैसे मिलेगा सुन लो, प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, फिर आपको साइन अप वगैरह करने का फ्री मटेरियल्स के अंदर जाना है, देन आप जाओगे फ्री कंटेंट के अंदर, फिर आप जाओगे क्लास 10th के अंदर, फिर आप जाओगे यहाँ पे शुभम झा, और उसके अंदर एक और फोल्डर आएगा वन शॉट सीरीज के नोट्स। सॉर्टेड। स्टार्ट करता है एक छोटे से प्यारे से टारगेट के साथ कि आपको इस वीडियो पे करने हैं टोटल 25,000 लाइक्स। तो लाइक का बटन दबा के कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए और पूरे चैप्टर को ईमानदारी से देखिएगा, और मैं जो जो पूछूंगा उसके जवाब भी आपको कमेंट्स में देने हैं। शुरू करते हैं प्रथा के अनुसार। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखो, इंसान जो है अलग अलग एक्टिविटीज करता है, तो हमारा जो आदमी है कभी कूदता है, ये हमारा बच्चा है जो कूदती है, ये लड़की नाचती है, ये कूदता है, कई बार इंसान काम करता रहता है। ये सारी चीजें एक तरीके से हो सके, इसके लिए तुम्हारे बॉडी में कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और ये सारे सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए एनर्जी। सही बात है कि नहीं? तो एनर्जी आता कहां से है? अब देखो, ये जितने भी सिस्टम है तुम्हारे, चाहे सर्कुलेटरी ले लो, चाहे तुम रेस्पिरेटरी ले लो, या फिर कोई भी, ये सारे सिस्टम अपना अपना काम करते हैं, पर ये जो ब्रेन है इन सब को एक कोऑर्डिनेशन में चलाता है। ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, इतना ज्ञान हमें है। पर ये सब करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आता है? हमें वो एनर्जी मिलता है खाने से। अब ऑब्वियसली डोरा केक खा के तुम्हें एनर्जी नहीं मिलेगा, तुम बहुत सारे अलग अलग चीजें खाते हो जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एनर्जी तुम्हें मिलती है खाने से। खाने के अंदर क्या होता है जिससे एनर्जी मिलता है? तो खाने के अंदर होता है न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे किताब की माने तो हम न्यूट्रिएंट्स को दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और फिर हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी को ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। फिर आते हैं तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो तुम्हारे बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए। एग्जांपल के लिए तुम ले लो मिनरल्स एंड विटामिन्स, समवेयर फाइबर भी थोड़ा बहुत, ये उतना नहीं चाहिए जितना मैक्रो चाहिए। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, क्या खाली खा लोगे न्यूट्रिएंट्स है उससे काम हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल काम नहीं होगा। जो भी तुम खा रहे हो उससे तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, लेकिन उससे अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए तो तुम्हें उसका ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। मतलब जो भी तुमने खाया है, जब वो ऑक्सीडाइज्ड होता है तब तुमको जाके मिलता है एनर्जी। अच्छा, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये पूरे बॉडी में एनर्जी फैलाता है। पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो जाता कैसे है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा जाता है। ऑल दिस कंपोनेंट्स आर कैरीड टू द सेल्स बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लड है, ये ब्लड ये सारे न्यूट्रिएंट्स, पूरा ऑक्सीजन वगैरह सबको हर एक पार्ट तक लेके जाता है कि कहीं पे इसकी कोई कमी महसूस ना हो। आई रियली होप ये क्लियर हो गया होगा। एक एक करके एक एक कंपोनेंट के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं, और बोर्ड एग्जाम में से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैं तुम्हें बताते चलूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, जब हम कोई भी चीज खाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बहुत सारे फोटोज दिखाए तुमको, अलग अलग चीजें तुम्हें पता होगा, जैसे शुगर हो गया, और आगे हम बात करेंगे डिटेल में। तो लेट्स से तुम कोई भी ऐसा खाना खा रहे हो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे बॉडी के अंदर एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। हम कहते हैं ना कि खाना हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, तो डाइजेस्ट होने के बाद एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, और उससे बनता है तुम्हारे शरीर को ग्लूकोज। क्लियर है? इतना याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट फॉर्म में बॉडी को क्या देता है? ग्लूकोज देता है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? सेरेल्स,
व्हीट, राइस, जवार, बाजरा वगैरह वगैरह। फ्रूट्स ये भी हो सकता है, मिल्क एंड शुगर, चॉकलेट, जैगरी, हनी, ये सब पे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। स्वीट पोटैटो, पोटैटो। तो कार्बोहाइड्रेट देता क्या हमारी बॉडी को? ग्लूकोज। मिलता कहां से है? तो ये सारे सोर्सेस है, और भी सोर्सेस हो सकती हैं। ठीक है, अगर तुम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो तो तुमको बदले में मिलेगा 4 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी, मतलब 4000 कैलोरीज। 4K का मतलब होता है 1000, तो 4000 कैलोरीज मिल रहा है या फिर 4 किलो कैलोरीज मिल रहा है अगर तुम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड द मसल्स इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब यह सवाल भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि अगर तुमने जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लिया, जितना तुम्हें खाना था उससे तुमने बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया, तो अब ये कार्बोहाइड्रेट्स का होगा क्या? तो ये तुम्हारे लीवर और मसल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन। अच्छा, अब मान लो तुम्हारी बॉडी को कभी आपातकालीन में एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो क्या यहां से वो हमारी बॉडी एनर्जी ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना और कमेंट्स में जवाब देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टारगेट हमारा 25,000 लाइक्स का था, और आपको कमेंट्स में अपना नाम जरूर मेंशन करना है अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आप एक सीरियस लर्नर हो और मुझे मेरे हर सीरियस लर्नर को जानने का हक जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन जो है, जब भी हम कोई प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं, अलग अलग चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है, तो वो हमारे बॉडी में देता है अमीनो एसिड्स। ठीक है ना? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी इसके बारे में हमने बात किया था, और ये जो हमारा चैप्टर, हमारा जो चैनल है शुभम झा, इसके ऊपर आपको मैंने 20 के 20 चैप्टर्स पढ़ाए हैं ऐसे वन शॉट में, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है ना? क्या मिलता है हमें सिंपल भाषा में? हमें मिलता है अमीनो एसिड्स। चलिए, अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं, बेसिकली जब प्रोटीन में खाता हूं तो मुझे अमीनो एसिड मिलता है। तो प्रोटीन्स एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, छोटे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, बड़े मॉलिक्यूल्स है बेसिकली। ठीक है ना? दे आर फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड। तो जब तुम कुछ खा रहे हो तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिल रहे हैं, ये सारे अमीनो एसिड एक बॉन्ड से जुड़ता है, और इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या मैं ये ट्रू कह रहा हूं या मैं फॉल्स कह रहा हूं, नीचे कमेंट में बता देना। ठीक है ना? तो जो ये अमीनो एसिड्स को एक साथ जोड़ता है, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, और ये जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाता है तो तुमको बेसिकली आगे चीजें मिलती है। अब 1 ग्राम अगर तुम प्रोटीन खाओगे तो तुम्हें 4 किलो कैलोरीज इतनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखने वाले 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलता है। अमीनो एसिड जब सारे जुड़ जाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनता है यूजिंग पेप्टाइड बॉन्ड, तो हमें मिलता है प्रोटीन। इसके अलावा 1 ग्राम प्रोटीन हमें देता है 4 किलो कैलोरीज। ये बात भी हमें अच्छे से याद रखनी है। चलिए, प्रोटीन के बहुत सारे वेज सोर्सेस भी है, जैसे कि पल्सेस, राजमा ले लो, मटर ले लो, ठीक है ना, और भी कुछ ले लो, तो इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाता है। और प्रोटीन के नॉनवेज सोर्सेस भी हैं, जैसे एग है, हेन है, गोट है, बीफ है, बहुत सारे सोर्सेस है। इनको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपका टेक्स्ट बुक कह रहा है। बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा हूं, बहुत बार पढ़ाता हूं, जब यहाँ पे हम बीफ लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं। अब बात को ऐसे समझो कि किताब में जो लिखा है वो मेरी जिम्मेदारी है तुम तक पहुंचाना। मुझसे मत लड़ो, कमेंट में जाके किताब लिखने वालों से लड़ो कि यहाँ पे ये क्यों लिखा, वहां पे वो क्यों लिखा, यहाँ पे वो क्यों लिखा। इज इट वेरी क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे बॉडी में बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, और हमारे बॉडी को इनकी अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल समझ में भी आती है, जिससे फायदा जल्दी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोटीन, जो है हमारा बेसिकली वो अमीनो एसिड है, बॉडी के अंदर अमीनो एसिड देता है। अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब बाय द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू ईच ऑर्गन। सेम कहानी है कि जो भी अमीनो एसिड है वो तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी, और वो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम से हर एक जगह तक पहुंच जाएगा। चलिए अगली बात समझते हैं। फॉर द फॉर द फ्रॉम दिस अमीनो एसिड ऑर्गन्स बॉडी प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द होल बॉडी। अब जो तुम कुछ खा रहे हो, प्रोटीन वाली चीजें, जो अमीनो एसिड मिल रही है, जो तुम्हारी बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा हर जगह पहुंचा रहा है, उससे अलग अलग बॉडी पार्ट पे अलग अलग फायदे होते हैं, जिससे रिलेटेड ये पूरा चार्ट है। और ये चार्ट से बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है ना? तो ये चार्ट ध्यान से देखना। पहला, जैसे कि एग्जांपल के लिए अमीनो एसिड दिया है मेलेनिन एंड केरेटीन, ये तुम्हारे स्किन के लिए काम आता है। ठीक है ना? दूसरा हमें जैसे एग्जांपल के लिए दिया है ओसिन, ये तुम्हारे बोन्स के हेल्थ के लिए काम आता है। ठीक है? ये ऐसे पूछते हैं कि ओसिन बोन से रिलेटेड है, मेलेनिन केराटिन स्किन से रिलेटेड है। कोरिलेशन में मोस्टली ये सवाल पूछा जाता है, या 1 नंबर के लिए सवाल पूछ देते हैं। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इस चार्ट को आप अच्छे से लर्न करके जाओ। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना?
अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं सेल के अंदर बहुत सारे वेरियस प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा हम पेनक्रियाज जो है हमारा वो इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन सिक्रेट करता है। ये भी प्रोटीन्स है या फिर हार्मोन्स बोल दो इनको। लर्नर्स, इसके बाद जो तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। इसके अलावा जो तुम्हारे मसल्स हैं उसके अंदर एक्टिन एंड मायोसिन होता है, ठीक है। और तुम्हारे जो ये ब्लड है उसके अंदर हेमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज होती है। तो ये पूरा एक चार्ट है इस तरीके से तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ये तुमको एकदम थरली लर्न करके जाना है। ये सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर तुमने गलती से बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लिया तो बॉडी में एक्सेस अमीनो एसिड हो जाएगा। अगर एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड है तो वो ब्रेक डाउन होता है तुम्हारे बॉडी के अंदर एंड अमोनिया इज फॉर्म्ड एंड एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये सब कहां पे होता है? किडनी में होता है। excess of amino acids are broken down and the ammonia formed is eliminated out of the body। मतलब अगर तुम्हारे बॉडी के अंदर एक्सेस प्रोटीन बन गया है तो अमोनिया बन जाएगा और जो अमोनिया बना है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ध्यान से देखो, इफ नेसेसरी एक्सेस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। कभी अगर तुम्हारे बॉडी को ऐसे आपातकालीन परिस्थिति में जरूरत पड़ जाए तो जो तुम्हारे बॉडी के अंदर एक्सेस अमीनो एसिड दिख रहे हैं तुमको इधर उधर, ये देखो डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में और ये प्रोसेस होता है तुम्हारे लिवर के अंदर। इस प्रोसेस को तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नाम दिया गया है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ये होता कहां पे? ये हमारे लिवर के अंदर होता है। चलिए अब बात करते हैं मोटापे के बारे में, फैट्स के बारे में। तो जब तुम कोई भी चीज फैट वाली कोई भी चीज खाते हो, ऑयल, घी, कोकोनट, समथिंग एल्स, तो फैट तुम्हारे बॉडी में सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके मिलता है और बनता है डाइजेस्ट होकर फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तुम बोलोगे सर किसी दिन 4 वड़ा पाव खा लिया तो लुढ़क जाएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फैटी एसिड एंड अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अब ये जो फैट्स है इसको हम लिपिड्स भी बुलाते हैं। तो लिपिड हमारे बॉडी में क्या देता है? फैटी एसिड एंड अल्कोहल देता है। ये हमें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो ये फैट का काम क्या है। लोगों को लगता है कि फैट एक बुरी चीज है। ओके, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है अपनी कि फैट बहुत बुरी चीज है, फैट से तो हमें दूर रहना चाहिए। तो देखो जो फैट होता है, सबसे पहले जो तुम्हारे सेल्स है उस सेल्स के जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड, ये एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड, विच आर इसेंशियल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तुम्हारे सेल के अंदर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये साइड में, ठीक है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये फैटी एसिड से बनता है। अब यहाँ पे नाम देखो फॉस्फोलिपिड, ये लिपिड का मतलब क्या होता है? फैट होता है। फॉस्फोलिपिड तो फॉस्फोरस है और लिपिड्स है। दूसरा, तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो हार्मोन्स है जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर एल्डोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स के भी प्रोडक्शन में जो फैट है वो बहुत की रोल प्ले करता है। ओके, इतना ही नहीं लर्नर्स, जो तुम्हारा ये न्यूरॉन होता है इसकी जो कवरिंग होती है एक्सॉन के बाजू में ऑफ द नर्व सेल, इसमें भी फैट का एक बड़ा योगदान है। और तुम्हें 9 किलो कैलोरीज जितनी एनर्जी मिलती है पर ग्राम ऑफ लिपिड्स। मतलब अगर तुम 1 ग्राम लिपिड्स खाते हो, मतलब फैट खाते हो, तो तुमको 9 किलो कैलोरीज जितनी एनर्जी मिलेगी, जो कि बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा। तो ये अक्सर ये वाले स्लाइड पे जो लिखा हुआ है कि 1 ग्राम से तुमको 9 किलो कैलोरीज मिलती है, इसके ऊपर अक्सर तुमको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। अच्छा, अगर तुमने गलती से ज्यादा फैट खा लिया तो तुम्हारे बॉडी के अंदर अलग अलग जगह, पेट पे ही नहीं, हो सकता है मसल्स पे, हो सकता है मुंह के ऊपर, हो सकता है पीछे बम पे, थाइज पे, पेट पे, कमर पे, अलग अलग जगह पे तुम्हारे ये किस फॉर्म में रहेगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में स्टोर होके रहेगा। ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्म में एक्सेस जो फैट है, लिपिड्स है, वो स्टोर्ड रहता है। अब आ जाते हैं यहां पे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला जो पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। ओके, हमारे इजी लर्निंग में बैचेस भी होते हैं जिसमें इसी तरीके से आपको सब कुछ एनिमेटेड पढ़ाया जाता है। इसके लिए आपको अब तक एजुकेशनल काउंसलर का नंबर दिखा होगा नीचे, आप कॉल करके आप इंक्वायरी करो और लेटेस्ट बैच में एडमिशन ले लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन और वेबसाइट का लिंक है और मैं आगे आपको डिटेल में बैच के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, पर अब हम आगे फोकस करते हैं। अब देखो हमारे बॉडी के अंदर जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है जिनकी हमें बॉडी को कम मात्रा में जरूरत होती है। मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब आपके बुक के अंदर मिनरल्स पहले समझते हैं। मिनरल्स मतलब जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब मिनरल्स होता है। अब विटामिन जो होते हैं हमारे, ठीक है ना, तो विटामिन्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड। क्या होता है विटामिन? तो ये ग्रुप है अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स का एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तुम्हारी बॉडी की वेयर एंड टियर और चीजों का
सब कुछ स्मूथ चलता रहे, इसके लिए विटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत होती है। हम विटामिन पढ़ रहे हैं। अब विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, मेजर 6 विटामिन है हमारे, ए बी सी डी ई और के। अब इसी के अंदर B12, B13 और आगे आते हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई और के, ये तुम्हारे 6 प्रकार के मेजर विटामिन है। अब इसके अंदर जो तुम्हारे फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट सॉल्युबल मतलब ये फैट के अंदर घुल मिल जाएंगे, ओके। और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल, कि ये पानी के अंदर घुल मिल जाएंगे। फैट सॉल्युबल है तुम्हारा ए डी ई के, और वाटर सॉल्युबल है तुम्हारा बीसी। ये तो तुम्हें याद हो जाएगा, ओके, बकरी चोर। ओके, तो बीसी, ये वाटर, बकरी हमारी पानी चोरी करके पी गई, ओके, तो बीसी वाटर सॉल्युबल। इसीलिए विटामिन डी की जब कोई टैबलेट खाता है तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि तुम थोड़ा सा फैटी चीज खाओ, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है। अगर तुम थोड़ा फैटी खाओगे तो ज्यादा वो हेल्प करेगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना, उस पॉइंट पे। तो ए बी सी डी ई के, जिसमें से बीसी वाटर सॉल्युबल है, बाकी सारे फैट सॉल्युबल है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। अब आ जाता है वाटर के ऊपर। हमारे बॉडी में जितना विटामिन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, प्रोटीन्स जरूरी है, मिनरल्स जरूरी है, फैट्स जरूरी है, उतना ही पानी भी जरूरी है। अब आवर बॉडी हैज अप्रोक्सीमेटली 70%, हमारा बॉडी जो है ऑलमोस्ट वो पानी है, 65 to 70%, ठीक है ना। इतना ही नहीं लर्नर, जो हमारी ब्लड है उसके अंदर 90% के आसपास पानी है, ओके। हमारी हर एक सेल के अंदर अराउंड 70% पानी होती है वजन के हिसाब से। और जो पानी है वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। बिना पानी काम नहीं चलेगा। अगर पानी की कभी कमी हो जाए तो तुम्हें प्यास लगती है और तुम डिहाइड्रेटेड फील करना शुरू कर देते हो। तुम्हारे बॉडी की जो टिश्यूज की फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, एंड इट इज कॉल्ड एज कि तुम डिहाइड्रेटेड, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि पानी की कमी है, हाइड्रेशन इज वाटर। तो डिहाइड्रेशन क्या है हमारा, कि हमारे बॉडी में पानी की कुछ तो कमी हो रही है। चलिए, अगला जो है हमारा फाइबर, जो बहुत ज्यादा निगलेक्ट होता है। अगर आपके डाइट में, अगर आपको टट्टी करने में दिक्कत हो रही है, मतलब समझो कि आपका मोशन सही नहीं हो रहा है, आप जा नहीं पा रहे 2 नंबर, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में या फिर क्लियर नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज आपके खाने में फाइबर की कमी है। और इससे आगे जाकर के बहुत बुरे बुरे बीमारियां हो जाती है, ठीक है। तो भैया, फाइबर का जो सोर्स है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या फिर आप बोल सकते हो इसके सोर्स जो है फ्रूट्स है, ठीक है ना। या फिर इसके जो सीरियल्स हम खाते हैं वो भी इसका एक अच्छा सोर्स है, ठीक है ना। तो हम फाइबर को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट रिक्वायर्ड इन द डाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। इट्स लाइक कि फाइबर खुद डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन बाकी चीजों को डाइजेस्ट करके बॉडी से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ओके। तो फाइबर का ये इंपॉर्टेंस है। अब इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन फॉर्म ऑफ फिसिस, जो तुम टट्टी बेसिकली, ठीक है ना, बाथरूम में जो तुम जाते हो टट्टी करते हो, उसको निकालने में ये बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प करता है, खुद डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हारे डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मक्का, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो फाइबरस हो, वरना तुमको बहुत ज्यादा आगे चल करके दिक्कत हो सकता है, देखने को मिल सकता है। अब देखो, ये तो यहां तक तो एक जनरल है, हालांकि हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं इस में। हमारा इजी लर्निंग का भी एक चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे हम कई बार लाइव क्लासेस, रिवीजन वगैरह कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सब्सक्राइब करना आप उसको, ठीक है ना। बट हमारे बैचेस होते हैं मेन, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हम नया 10th के बैच में एडमिशन ले रहे हैं, दैट इज आरंभ 6.0, 2026-27 वालों के लिए। 25-26 वाला बैच तो खत्म हो गया, नए बैच में एडमिशन चालू है, ठीक है। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, कोई ना कोई बैच रहेगा जिसमें एडमिशन चालू होगा, तो आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो, जिसका नंबर मैं आगे दूंगा और वीडियो में तुम्हें दिखता रहा होगा। बैच के अंदर बहुत इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला सवाल लोगों का होता है कि भैया ये वीडियो और बैच में अंतर क्या है। वीडियो में इंटरैक्टिव नहीं है, मैं अपने हिसाब से अज्यूम करके तुम्हें पढ़ा रहा हूं। लाइव क्लास इंटरैक्टिव होती है, आप अपने डाउट्स पूछते हो, आप अपने पेपर्स देते हो हमें चेक करने के लिए, आपको मेंटोरशिप मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट, और आप एक कनेक्टेड फील करते हो, आप इधर उधर भटकते नहीं हो 10 जगह, ठीक है ना। दिस आर द मेन पॉइंट्स। अच्छा, रिजल्ट्स कैसे रहे हमारे बैच के? तो सुपर्ब रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। महाराष्ट्र की टॉप रैंकर थी गुंजन 2025 में। मैं 2025 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 26 का रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा, जब तुम लोग शायद एडमिशन लोगे, नए बच्चे तुम 27 में लोग, कॉल करके पता करना। 100% पूरे महाराष्ट्र की रैंक 1 स्टूडेंट थी। वेंकटेश ने भी अपने पेपर को रीचेकिंग के लिए भेजा था, उसके भी 100% हो गए थे।
हर बैच में हमारे ऑलमोस्ट कोई ना कोई बच्चा होता है जो 100% स्कोर कर लेता है, ठीक है। 127 बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया था, 203 बच्चों ने 85% से ज्यादा स्कोर किया था, 31 बच्चे अपने अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में फर्स्ट रैंकर थे। एक समराइज वे में रिजल्ट बता रहा हूं, महाराष्ट्र का बेस्ट ऑनलाइन क्लास है अगर तुम्हें पढ़ना है तो, ठीक है ना। बहुत प्यार से टाइम मैनेजमेंट हो जाता है तुम्हारा। लाइव क्लासेस इस तरीके से भी होती है, आप यहाँ पे वॉइस चैट करके डाउट पूछ सकते हो, बाकी वीडियो चालू करके जैसा दिखता है, मैंने फोटो दिखाया डाउट क्लियरिंग सेशंस का। ये पूरी हमारी टीम है, आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलता है। जैसे अभी आपको ये एक सब्जेक्ट साइंस का अच्छे से पढ़ रहे हो और आपको सब समझ में आ रहा है ना, उतना ही आसान आपके लिए सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो बताओ आपका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? आपको लर्न ही तो करना है, इतना भी नहीं कर पाओगे क्या आप? एग्जाम लिखना है बस, समझाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी, आपके डाउट्स क्लियर करने की हमारी जिम्मेदारी, पेपर चेक करने की हमारी जिम्मेदारी। इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हमारे बैचेस होते हैं। एजुकेशनल काउंसलर से कॉल करके बात करना। साइंस मैं पढ़ाता हूँ, पार्थ मोमाया सर पढ़ाते हैं, अगर आप इनको जानते हो तो ठीक है, वरना ये जो भी टीचर है ये अपने आप में सब दिग्गज टीचर है। इन्होंने सुपर रिजल्ट लाया आज तक महाराष्ट्र के कई सालों से, ठीक है ना। नीलिमा रॉय मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है इंग्लिश मीडियम वालों को, फरीन शेख मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, इतिहास भूगोल राज्य शास्त्र वाली चीजें, ठीक है ना। कोमल दीक्षित मैम हिंदी इंटायर और कंपोजिट पढ़ाती है, संस्कृत इंटायर एंड कंपोजिट शैलेश गोडके सर पढ़ाते हैं, चंद्रशेखर खैरनार सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम दोनों को, योगेश सर मैथ पढ़ाते हैं, गैलेक्सी मैम भी मैथ पढ़ाती है। और ये जो टीचर्स के बारे में बता रहा हूँ ये सारे दिग्गज टीचर है, बेस्ट टीचर है, समझ रहे हो? टीचर की बात करो, मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बेस्ट टीचर्स है जिनसे तुम पढ़ सकते हो। अच्छा, बैच में क्या क्या मिलेगा? तो आपको लाइव क्लासेस मिलती है हर एक टॉपिक के ऊपर, पूरा सिलेबस आपका 2 से 3 बार रिपीट कराया जाता है अलग अलग तरीके से। आपको मोबाइल, पीसी या टैबलेट, चाहे आपके पास एक एंड्रॉइड फोन हो, चाहे एक एप्पल का फोन हो, चाहे आईपैड हो, वट एवर यू हैव, हमारा एक्सेस हो जाएगा। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी जो लाइव होगा, तो अगर कभी आप कुछ मिस कर जाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग है कि आप दोबारा देख सकते हो। हर एक चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जूम वगैरह पे, जो आपने फोटो देखा। लाइव रिवीजन कराते हैं एग्जाम से पहले, जो मैंने आपको बोला कि इजी लर्निंग के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, कि कई बार कुछ कुछ फ्री क्लासेस होती है तो आपको पता चलेगा, ठीक है। बाकी बैच में तो सब कुछ है ही, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है, आपके पास टीचर्स का नंबर होता है, आप कॉल करके डाउट पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, मतलब आप पेपर लिखते हो, हमें देते हो, हम पेपर चेक करके देते हैं आपका, ये भी है। ओके, लिमिटेड स्टूडेंट का बैच होता है। मैंने हालांकि बहुत कुछ बताने की कोशिश की, बट स्टिल तुमको कोई डाउट हो सकता है, तो तुम लोग लेटेस्ट जो भी ऑफर चालू है वो जानने के लिए, और बैच कौन सा है, एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हो, आपको हमारे एजुकेशनल काउंसलर गाइड कर देंगे। बाकी आप एप्लीकेशन या वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। एकदम लेटेस्ट जानने के लिए नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा हो गया। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को थोड़ा रोकूंगा क्योंकि पिछले कुछ रिकॉर्डिंग्स में आवाज बीच बीच में फटा था और मैं देख नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 22 मिनट में मैंने ये टॉपिक कवर किया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड और इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े इजी पूछते हैं, फिर एनर्जी प्रोडक्शन वाले पे जाएंगे और फिर सेल डिवीजन। तो ऐसे हम इसको 3 पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे, बट डालूंगा मैं एक साथ ही। ओके, तुमको ये सब एक ही वीडियो दिखेगा। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने स्टेटस पे। और बैच में अगर आ सकते हो तो बहुत मजा आता है, बैच लाइव बैचेस में बहुत ही नेक्स्ट लेवल ओपी, एकदम बहुत मजा आता है। और एक और इजी लर्निंग का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी हम लोग लाइव क्लासेस वगैरह बाकी टीचर्स लेते हैं कई बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड एटीसी चेन रिएक्शन, जो कि पेज नंबर 13-14 में है। देखो, सांस लेने का मतलब रेस्पिरेशन समझते हैं हम लोग, द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग। अब ये जो रेस्पिरेशन होता है एक्चुअली ये 2 तरीके का होता है, एक होता है बॉडी लेवल पे और एक होता है हमारे सेल लेवल पे। भैया ये वाले के बारे में हमको अच्छे से पता है। एक्शन ऑफ ब्रीथिंग समझाता हूं मैं तुम्हें। मान लो कि तुम सांस ले रहे हो। सांस कैसे लेते हो? तुम ऑक्सीजन तुम लोग लेते हो और बॉडी के अंदर से कुछ तो होता है, फिर क्या करते हो तुम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड तुम लोग एक्सेल करते हो। यह हमें नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, एक नॉर्मल आदमी को बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। बट जो हमारी सेल लेवल पे रेस्पिरेशन होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, समझ रहे हो? ये तो ब्रीथिंग हो गया कि ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। बट जो तुम्हारी ये बॉडी है, जैसे एग्जांपल के लिए समझो, तो ये बॉडी में ये है नेसल कैविटी, ये एक डायग्राम है, मैं समझा रहा हूं तुमको। यहाँ पे तुम्हारा ओरल कैविटी, ये नाक की कैविटी है, कैविटी मतलब छेद, होल, और यहाँ पे ओरल कैविटी है मुंह का, ठीक है ना। नीचे लैंड्रेक्स है, उसके नीचे ट्रैकिया है, ऐसे डिस्क जैसे होते हैं, उधर राइट लंग्स है, उधर लेफ्ट लंग्स है, और उसके नीचे डायफ्राम है जिसपे लंग्स हमारा रेस्ट करता है।
ये लेफ्ट ब्रोंचस है, ये आगे जो पाइप है आगे डिवाइड होता है ब्रोंचस में, और उसके अंदर होती है एल्वियोली। ओके, अब ये सब क्यों बताया अभी समझेगा थोड़ी देर में। सेल लेवल रेस्पिरेशन, ठीक है ना, ये पीछे वाला सब क्लियर होगा देखना। तो सेल लेवल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी तुमने फूड स्टफ खाया है, चाहे उसके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, व्हाटएवर, वो ऑक्सीडाइज होता है या तो आइदर विथ और विदाउट ऑक्सीजन। तो सेल लेवल रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है। पहले तो वो सेल के अंदर होता है, ओके। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि विद ऑक्सीजन हो सकता है, जब हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और विदाउट ऑक्सीजन हो सकता है जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इन दोनों ही प्रोसेस में जब सेल लेवल पे रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अभी जो हमें समझना है दैट इज मोर अबाउट एनर्जी प्रोडक्शन, कि जो हम खा रहे हैं उसमें से कहां से क्या मिलता है हमने देख लिया, लेकिन उससे वो 4 किलो कैलोरीज, वो 5 किलो कैलोरीज, 9 किलो कैलोरीज, ये प्रोड्यूस कैसे होता था, ये हमें समझना है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के साथ हुआ तो एरोबिक, बिना ऑक्सीजन के हुआ तो एनारोबिक, इस पे सवाल पूछे जाते हैं तो याद रखना। अगला देखो, जब कार्बोहाइड्रेट तुम खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट से तुमको ग्लूकोज मिलता है, ये ग्लूकोज तुम्हारे बॉडी के अंदर जाकर के एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो जिस एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं कि एनर्जी एनर्जी एनर्जी, वो एक्चुअली में साइंटिफिकली है एटीपी। क्या होता है डिटेल में समझेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डिटेल में आगे समझेंगे। अब ये जो एनर्जी है तुम्हारा, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ये डायरेक्ट एनर्जी है, इससे तुमको सीधे सीधे एनर्जी मिल जाता। तुम एटीपी को ऐसा समझो कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम पैसे लेके गए, जो चाहिए तुमने ले लिया, समझ गए, एटीपी ऐसा हो गया डायरेक्ट एनर्जी। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारा ग्लूकोज होता है मोस्टली, वो ऑक्सीडाइज होता है 3 स्टेप्स में, जो तुम्हारे किताब में लिखा है। बट क्या भैया ग्लूकोज के अलावा अगर मैंने प्रोटीन खाया, अमीनो एसिड है या फिर अगर फैटी एसिड है, तो मेरा काम नहीं होगा? होगा, आगे बात करेंगे। तो जो ग्लूकोज वाला हम एकदम डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी एक फ्लो चार्ट है जिसपे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जो ग्लूकोज है ऑक्सीडाइज इन 3 स्टेप, कैसे होता है समझना। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, पहला क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर होता है तुम्हारा ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, और फिर तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर रिएक्शन जिसको हम ईटीसी चेन रिएक्शन कहते हैं, ईटीसी रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब पहले वाले को समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो यह है तुम्हारा सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, बाजू बाजू में है साइटोप्लाज्म भरा हुआ, ओके। तो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एग्जाम में ट्रू या फॉल्स बोल करके सवाल पूछा जा सकता है, तो एक बार चैट में लिख दो साइटोप्लाज्म, कमेंट में, आई मीन टू से, लाइव क्लास में आदत हो गई चैट बोलने की, तो कमेंट में लिख दो साइटोप्लाज्म। जो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहां होता है, तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इज इट क्लियर? तो हम साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए हैं। देखो क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज तुमने खाया है C12 C6H12O6, ये ग्लूकोज तुम्हारा टूटता है ऑक्सीजन की मदद से, एरोबिक की हम बात कर रहे हैं, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में। ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है ना, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में टूटता है, जिसका नाम है पाइरेविक एसिड। क्या नाम है इसका? पाइरेविक एसिड। तो दो होंगे, एक पाइरेविक एसिड, एक पाइरेविक एसिड, तो ऐसे टोटल 2 पाइरेविक एसिड तुम्हारे बनते हैं। पाइरेविक एसिड का फॉर्मूला है C3H4O3। क्या हमें ये याद रखना है? बिल्कुल नहीं, ओके। बस ये याद रखो ग्लूकोज टूटता है 2 पाइरेविक एसिड के अंदर, इतना याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केवल पाइरेविक एसिड नहीं बनता है, यहां पे बनता है तुम्हारा एटीपी, 2 पाइरेविक एसिड बन रहा है, 2 एटीपी। एटीपी क्या था हमारा? डायरेक्ट एनर्जी। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, चलो डायरेक्ट एनर्जी। उसके अलावा बन रहा है तुम्हारा NADH2 और H2O। अब ये NADH2 को मैं बोलता हूं नाडू, ठीक है ना। तो निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। बोर्ड एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि जो ये NADH2 है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पहला सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो नाडू NADH2, इसका फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। अच्छा, अब ये जो तुम्हारा पाइरेविक एसिड बना है ये जाता है आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मतलब बेसिकली ये क्या होता है, यहां पे ही इसका कन्वर्जन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब क्योंकि 2 है तो 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, ठीक है ना। तो एसिटिल कोएंजाइम ए बना, साथ ही साथ 2 और नाडू बनेगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी बनेगा, ठीक है ना। तो NADH2 इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, यहां पे याद रखना है। तो प्रोसेस को थोड़ा सा यहां तक सिंप्लीफाई करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है 2 पाइरेविक एसिड में, ये पाइरेविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और उसके अलावा 2 एटीपी, 2 NADH2 और यहां पे फिर से 2 NADH2। तो टोटल कितने NADH2 बने? 2 और 2 4 NADH2। कितने एटीपी बने? 2 एटीपी। ये काउंट हम बाद में याद रखेंगे, अभी कुछ तो है, इतना याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है दो, वो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ओके, वो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और आगे का जो साइक्लिक प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, साइकिल मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, इसको हम लोग क्रेब साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि सर हैंस क्रेब ने इसके बारे में डिस्कवरी की थी और इसके बारे में बताया था। अब एसिटिल कोएंजाइम में दो थे तुम्हारे पास, कितने थे? दो थे, याद रखना, हम लास्ट में सबको दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एसिटिल कोएंजाइम में हमारा आया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे एक साइक्लिक चेन रिएक्शन होगा क्रेब साइकिल का, जिसके बारे में आप डिटेल में 11th 12th में पढ़ते हो अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो। इससे आपको क्या क्या मिलता है वो याद रखना। इसका जो एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए है वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है और तुमको देता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो, एक एसिटिल की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास दो होगा टोटल, ठीक है ना, तो ये सब कुछ दो बार बनेगा। इसके अलावा H2O, इसके अलावा NADH2, निकोटिनामाइड, एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा एक और बनता है ATP और तुम्हारा बनता है फाडू, FADH2। फाडू का फुल फॉर्म है फैल्विन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। तो नाडू है और हमारे पास फाडू है, इज इट क्लियर? और ATP है, तो देखो यहाँ पे तीन नाडू बना है, एक फाडू बना है, पीछे उधर दो दो करके दो बार नाडू बना था, ओके। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में। अब जो तुम्हारे नाडू और फाडू बने, देखो तुम्हारे पास एक तो खूब सारा ATP बना है, ओके। ATP है तुम्हारा डायरेक्ट एनर्जी, डायरेक्ट इससे तुम काम कर लोगे। लेकिन जो तुम्हारा नाडू और फाडू है ये डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट एनर्जी है। तो नाडू और फाडू जो कि इनडायरेक्ट एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के अंदर वो डायरेक्ट एनर्जी ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब तुम्हारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी कि नाडू फाडू से ATP बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, समझा? अब यहां पे ध्यान से देखो, एक नाडू से तुम्हें मिलता है 3 ATP और एक फाडू से तुम्हें मिलता है 2 ATP। ये बात याद रखना, एक नाडू से तुम्हें मिलता है 3 ATP, एक फाडू से तुम्हें मिलता है 2 ATP। इज इट क्लियर? एक नाडू से 3 ATP, ये बात याद रखना है बिल्कुल, और एक फाडू से 2 ATP। अब एक सब और थोड़ा बहुत पानी बचता निकलता है इसमें से, ठीक है। अब एक सवाल पूछा जाएगा तुमसे एग्जाम वगैरह में कि टोटल कितनी एनर्जी तुम्हें मिल रही है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ATP, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कितना मिल रहा है टोटल। इसका सिंपल सिंपल हम मैथ्स करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था उसमें 2 ATP बना था, 2 ATP मतलब सीधे सीधे 2 ATP। उसके अलावा 2 नाडू बना था, 2 नाडू का मतलब एक नाडू से 3, तो 2 नाडू से 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके ये हो गए तुम्हारे 8 ATP इधर के स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप था, याद है, पायरेविक एसिड कन्वर्ट हुआ था किसमें, हमारा ग्लूकोज, इसमें एसिटिल कोएंजाइम ए में। वहां भी क्या बना था हमारा, वहां भी हमारा बना था 2 नाडू, सही बात है ना। तो जब 2 नाडू बना था तो 2 नाडू से मुझे मिलेगा फिर से 6 ATP, तो ये भी फिर से मेरा 6 ATP हो रहा है ग्रॉस, 6 6, ये 6 और ये 8 कितना हो गया, जोड़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब ये होने के बाद ये जो मेरे 2 एसिटिल कोएंजाइम ए थे वो कहां गए थे, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए थे, क्रेब साइकिल होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे 2 है एसिटिल कोएंजाइम ए, एक एसिटिल कोएंजाइम ए से, ये मैं ढक रहा हूं जानबूझ के, मुझे 3 नाडू मिला था और एक फाडू मिला था और साथ ही साथ मुझे एक ATP भी मिला था। लेकिन ये सब मेरे पास कितने थे, 2 थे, तो मैं इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक 3 नाडू, एक नाडू से 3 मिलते हैं तो 3 से 9 मिलेगा और यहाँ पे क्योंकि 2 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये याद रखना, ठीक है ना। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हिसाब किताब बैठा मेरा। कैसे भैया, एक नाडू से 3 तो 3 नाडू से 9 मिलेगा और यहाँ पे 2 हमारे पास नाडू थे, 2 बार है ना, 2 एसिटिल कोएंजाइम है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक फाडू से 2, यहाँ पे टोटल 2 फाडू है क्योंकि 2 एसिटिल कोएंजाइम है, 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है 24। तो ये सबको जोड़ के तुम्हारा 8 6 और 24 जोड़ के तुम्हारा आंसर निकलेगा 38। तो टोटल तुमको कितना मिल रहा है, 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिल रहा है जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है एरोबिक रिएक्शन में। ATP क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैंने बोला था कि ATP के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। अब देखो, ये डायरेक्ट एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसके अलग अलग नाम है, किसी भी नाम से तुम इसको प्यार से बुला सकते हो। ये देखो, इसमें ये एडिनाइन वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसके नीचे एक राइबोज शुगर लगा रहता है, तो एडिनाइन और राइबोज शुगर दोनों मिलकर के बनता है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा इसी के अंदर जब 3 फॉस्फेट जुड़ जाता है, एक फॉस्फेट है ऐसे 2 3 फॉस्फेट हो जाएगा तो इसको ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। तो देखो, ये हो गया पूरा एडिनोसाइन और बाद में हो गया ट्राइफॉस्फेट। अब एनर्जी कैसे मिलती है, ATP हमें डायरेक्ट एनर्जी है तो एनर्जी देता कैसे,
ये जो फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना, एज पर द नीड ऑफ द एनर्जी, जैसे हमारी एनर्जी की नीड होती है, ये फॉस्फेट का बॉन्ड टूटता है और इसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तब तुमको जो एनर्जी है वो एनर्जी तुमको मिलता है एटीपी से। तो ये डायग्राम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बुक में दिया हुआ है प्रोसेस की एटीपी से एनर्जी मिलता कैसे है, जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इट कन्वर्ट्स इनटू एडीपी, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एक तो गया ना, ये तो गया, तो अब दो ही बचे, डाइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स एंड फैट। अब कार्बोहाइड्रेट वाला तो तुमको खेल समझ में आ गया है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज फर्दर जाके पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड फर्दर जाके एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए फर्दर क्रेब्स साइकिल में जाता है और वहां से तुमको ये सब एनर्जी मिल जाता है, एटीपी, एफएडीएच2, एनएडीएच2 वगैरह के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज होता है। क्लियर है ये वाला। अब जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन से हमको क्या मिलता है, और फैट खाते हैं तो प्रोटीन से हमको मिलता है अमीनो एसिड, और फैट से हमको मिलता है फैटी एसिड। ये अमीनो एसिड सीधे कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और ये फैटी एसिड सीधे कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और बाकी का प्रोसेस जाता है हमारे टेक्स्ट बुक के अनुसार। तो ये चार्ट भी हमें याद रखना है, इस चार्ट पे भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, 25,000 लाइक का टारगेट था, आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, जहां पे हम एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे, जो कि हमारे पेज नंबर 15 के ऊपर दिया हुआ है विस्तार से। तो अगर हम बात करें कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, ऑक्सीजन नहीं होता या फिर बहुत कम होता है। ठीक है, तो देखो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिसके कारण बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल के लिए ये दो स्टेप में होता है, पहला स्टेप इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस है, और जो दूसरा स्टेप है वो है फर्मेंटेशन। उदाहरण से समझते हैं, बहुत कम एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होता है। देखो, ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो हमारा जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद उसका फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन में जो ये पायरुविक एसिड है, इसका तीन प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार ये है जहां पे अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है, बहुत कम एनर्जी बनता है बट, तो ये जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है ये मोस्टली ईस्ट के अंदर होता है, आगे डिटेल में बताऊंगा। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एनर्जी मिलता है तुम्हें, ये मसल्स के अंदर होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आगे बताऊंगा। और अगला जो इसमें बेसिकली बहुत कम एनर्जी होता है, तो 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है, और एक और हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस हो, और ये माइक्रोब्स के अंदर होते हैं, यहाँ पे बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उदाहरण के लिए समझो, ईस्ट, ये क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है। ओके, अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो यूनिसेलुलर फंगस है, जो कि बेसिकली तुम्हारे एक्टिव ड्राई ईस्ट होते हैं इसमें पाए जाते हैं, या फिर ईस्ट यार वो खाने वाले के अंदर थोड़ा सा ना उसको पल्पी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसके और भी बहुत यूजेस है, हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पायरुविक एसिड से हमें मिल रहा है इथेनॉल, इथेनॉल क्या है, अल्कोहल है, C2H5OH, ये है इथेनॉल। ये इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल रहा है इसमें हमें। ये रहा इथेनॉल, ब्रेड वगैरह बनाने के इसमें काम आता है, ये हमारा एक्टिव ड्राई ईस्ट। ओके, अब जब तुम एक्सरसाइज करते हो, ठीक है ना, स्विमिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो तुम्हारे मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, अब वो जो एनर्जी है बेसिकली वो यूटिलाइज हो जाता है, उसके बाद तुम्हें थकावट सा फील होता है। तो आवर मसल्स कैन ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। तो हमारे मसल्स भी कर सकता है, ड्यू टू विच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड गेट एक्यूमुलेटेड। अब क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, और हमको वो टायर्ड फील कराता है। गिव साइंटिफिक रीजन में पूछते हैं कि तुम अगर एक्सरसाइज कर लेते हो तो तुमको टायर्ड क्यों फील होता है, बिकॉज वहां पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे तुमको सोरनेस भी आता है, दर्द सा होता है। ओके, अच्छा, अब मान लो कोई ऐसा परिस्थिति है कि जमीन है, जमीन के अंदर कुछ बीज है और ये उपज रहे हैं, जर्मिनेट हो रहा है, बारिश हो गई, तो बारिश होगी तो पानी भर जाएगा, तो पानी भर गया तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी है, और यहाँ पे ये जो सीड्स वगैरह भी है जो सबमर्ज है पानी के अंदर, ठीक है ना, जो कि पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर सकते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ये वाला एक चार्ट है, इस पे भी कई बार सवाल पूछते हैं। ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है, फिर फर्मेंटेशन, अल्कोहल और ईस्ट, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ाया। इसके अलावा पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड ये मसल्स के अंदर होता है, इरिथ्रोसाइट्स मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स,
मसल सेल्स के अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल्स ही तो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ओके, पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है विनेगर, विटामिन एक्सेट्रा, अलग अलग प्रोडक्ट्स में वेरियस माइक्रोब्स ये करते हैं। तो यही चार्ट मैंने तुमको समझाया था, इस पे कई बार सवाल पूछते हैं, तो इस बात को याद रखना, ठीक है ना। तो देखो सब में फर्मेंटेशन कॉमन है। ओके, ग्लाइकोलाइसिस है, उससे पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होना सब में कॉमन है, और आगे की चीजें अल्कोहल ईस्ट में प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड मसल्स में होता है, और ये वाला यहाँ है। तो बड़ा सिंपल है, चार्ट को आराम से देखना, ठीक है ना। तो ये एक पार्ट हो गया, ये ग्लाइकोलाइसिस होता है, और ये फिर ये एक कॉमन पार्ट हो गया यहाँ पे पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ठीक है ना। उसके बाद फर्मेंटेशन फिर से एक कॉमन पार्ट हो गया, और फिर यहां से चीजें चेंज हो रही हैं, समझ रहे हो। तो ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन, 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 फिर चीजें नीचे की अलग है। ओके, चलिए यहां तक क्लियर हो गया सब कुछ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हमारे मुद्देदार टॉपिक की, जिसका नाम है सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। सेल डिवीजन को लेकर के बच्चों के अंदर बहुत परेशानी है, और हम सब परेशानी को दूर करने के लिए पहले तुमको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाना चाहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। एक बार चैट में PYQ लिख दो और लिखो भैया वी लव यू, वी लव यू। ओके, चलो तो यहाँ देखो सवाल हम देखते हैं कि हम कितने सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और सेल डिवीजन से रिलेटेड क्या सवाल पूछे गए। तो आवर मसल सेल्स कैन परफॉर्म डैश टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एनारोबिक। सही है ना, एनारोबिक अभी तो हमने पढ़ा था। अच्छा, फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, सही बात है कि नहीं, क्या लिखना क्या इसमें, ट्रू लिख दो। जो भी है इंपॉर्टेंट तो है। लिपिड से हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, याद है, फैटी एसिड एंड अल्कोहल, तुम समझ लो, तुमको मैंने पढ़ाया कुल मिला के। कार्बोहाइड्रेट्स का इससे अमीनो एसिड मिलता है एंड सो ऑन, ये चार्ट है जो मैंने पढ़ाया तुमको, कुल मिला के यही बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर देखो 2025 मार्च में क्या पूछा था, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड डैश आर प्रोड्यूस्ड विद अलोंग विद एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एनर्जी के अलावा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। समटाइम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों करते हैं, ठीक है। आपको फिर देखो, राइट एनी 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम। ये माइटोसिस है, ये बात याद रखना, MITOSIS। इसके आपको 4 स्टेजेस के नाम लिखने हैं, PMAT, याद रखो, ये सिंपल सा हमें याद रखना है, मैं आगे सिखाऊंगा सब कुछ। PMAT ये 4 है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इनमें से तुम्हें कोई भी 2 फेज के बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये लिखने के तुमको मिल रहा है 1 मार्क्स, एक स्टेज लिखने के तुम्हें मिल रहा है 1 मार्क्स, तो मैक्सिमम तुम 2 लाइंस लिखोगे, और ये दूसरे एक स्टेज को लिखने के तुम्हें मिल रहा है 1 मार्क्स, तो तुम इस पे 2 मार्क्स, 2 लाइन लिखोगे। तो 2-2 4 और 1 5, 5 से 6 लाइन में तुम्हारा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म, सेल डिवीजन से रिलेटेड, ठीक है ना। अच्छा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, वी गेट डैश किलो कैलोरीज एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन, तो 4 मिलता है। साइंटिफिक रीजन, फाइबर्स एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो अब रिपीटेड चीजों को नहीं करेंगे। ये डायग्राम फिर से हमने देखा था, एनारोबिक वाला है, फिर से नहीं एरोबिक वाला है, ये फिर से रिपीट हुआ है, उल्टा दिखा रहे हैं डायग्राम को, हम समझ जाएंगे करना, ठीक है ना। कोरिलेशन, स्किन से मेलानिन मिलता है, पैंक्रियाज, इंसुलिन, ट्रिप्सिन। साइंटिफिक रीजन, हम टायर्ड फील करते हैं, लिखना है तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चन। विटामिन क्या होता है, ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड जो हमारे लाइफ को, हमारी चीजों को थोड़ा सा क्या बनाते हैं, वो स्मूथ बनाते हैं बॉडी फंक्शंस को। क्लासिफाई करो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, तो एक फैट सॉल्युबल एक होता है, एक और वाटर सॉल्युबल होता है। वाटर सॉल्युबल बकरी, चोर, और बाकी फैट सॉल्युबल, 6 में से एक एग्जांपल बताओ उनके क्लासिफिकेशन का, नीचे वही लिखना है, तो हो गया तुम्हारा 3 मार्क्स का डन। देखो फिर से लिपिड से कितना मिलता है, तो 9 किलो कैलोरीज मिलती है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे जानबूझ के कैलोरीज लिखा है, पर तुम याद रखना किलो कैलोरीज इज द राइट आंसर, ठीक है। फंसाने, बोर्ड वालों ने फंसाने के लिए यहाँ पे 9 कैलोरीज आगे लिखा है, पर तुम्हें याद रखना है 9 किलो कैलोरीज आंसर है। अच्छा, नीट लेवल डायग्राम बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया का, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का, मैंने जो दिखाया था टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, देख लेना। फिर देखो ब्लड में हेमोग्लोबिन, ओसिन बोन में, स्किन में मेलानिन, इंसुलिन, पैंक्रियाज, मसल जो होता है, एक्टिन, मायोसिन जो था, वेरियस टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये जो चार्ट पढ़ाया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फिर से वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेल डिवीजन से देख रहे हो कितने कम क्वेश्चन पूछे हैं कभी हाल, ये देखो ये वाला चार्ट फिर से रिपीट हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ग्लाइकोलाइसिस एंड डैश आर द 2 स्टेप्स ऑफ एनारोबिक पूछा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फर्मेंटेशन। साइंटिफिक रीजन तुम्हें लिखनी है कि भैया वाटर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मैंने डिटेल में समझाया था। फिर देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 सोर्सेस ऑफ लिपिड, लिपिड कहाँ से मिलते हैं,
भैया फैट कहाँ कहाँ से मिलता है? ऑयल से मिल जाता है, घी से मिल जाता है, नॉनवेज खाने से मिल जाता है, अलग अलग जगह से मिल सकता है, ठीक है, तेल वगैरह से। कितनी एनर्जी मिलती है लिपिड से? 9 किलो कैलोरीज, ठीक है ना। अच्छा, क्या प्रोड्यूस होता है आफ्टर डाइजेशन? लिपिड्स एंड अल्कोहल। समझो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोन क्या करता है? ऑसिन। रिपीटेड है। ट्रू या फॉल्स? ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कैरिड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ट्रू या है या फॉल्स है? प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में पूछ रहे हैं, ठीक है, एनारोबिक नहीं है। साइंटिफिक रीजन लिखो। सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि अगर सेल डिवाइड नहीं होगा तो इंसान ग्रो कैसे करेगा? जो कट गया, फट गया है, फोड़ी हो गई है, वो ठीक कैसे होगा? तो ये सब लिखना है। इसमें माइटोसिस मियोसिस का कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? चलो आगे देखो, विटामिन क्या होता है? 2 टाइप के विटामिन बता दो। देखो कितना इजी क्वेश्चन, मैं सारे पीवाईक्यू दिखा रहा हूं तुमको, ठीक है, रिपीटेड होते हैं। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल इन इक्वेटोरियल प्लेन, किसमें होता है? पढ़ोगे तो आंसर दे दोगे इसका, एमसीक्यू पूछा है। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप का, गिव साइंटिफिक रीजन। डिफरेंशिएट करो माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में। 3 पॉइंट्स लिखने हैं। अभी मैं तुमको 5 से 6 पॉइंट सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। किस में कोई एग्जाम नहीं हुआ था 20 में, देखो क्या पूछा था फिर से, माइटोटिक में क्या होता है, मतलब एमसीक्यू पूछा है। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश करो एरोबिक एनारोबिक, 2 पॉइंट्स लिखने हैं तुम्हें खाली, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर कब दिखता है? एमसीक्यू पूछा है। एग्जॉस्टेड फील करते हो एक्सरसाइज के बाद, वही चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर से एमसीक्यू पूछा है रिलेटेड सोमैटिक सेल, स्टीम सेल, ठीक है। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम, एक टेक्स्ट बुक में तुमको देखने को मिल जाएगा डायग्राम। फिर से यही चार्ट रिपीटेड है, ठीक है। तो ये पूरा कुल मिला के तुम्हारा खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो अभी मैंने क्या किया, बिफोर टीचिंग सेल डिवीजन मैंने तुमको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक ग्लिम्स दिखाया, जिससे तुम्हें समझ में आए कि भाई आज तक इतिहास गवाह है कि इस टॉपिक पे से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा है। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन या मैक्सिमम 6 लाइन, इतना तुम्हें लिखना पड़ सकता है। वो भी 6 लाइन कब लिखना पड़ेगा? सब क्वेश्चंस होंगे ए बी सी करके। ये मैंने पिछले 5 से 6 साल के क्वेश्चंस मैंने तुमको दिखाए हैं। अगर तुम्हें मेरे दिखाने पे यहां तक देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ रहा है तो तुम्हें 2 चीजें करनी है। डर को त्यागो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, मैं सब पढ़ाने वाला हूं बाय द वे। उसके अलावा जो दूसरी चीज तुम्हें करनी है वो है कि अभी भी अगर डर है अंदर की बाकी सब्जेक्ट, बाकी चैप्टर्स एंड ऑल, तो इजी लर्निंग के जो हमारे बैचेस है उसके अंदर एडमिशन ले लो और अपना ये सारा डर त्याग दो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कि मेरा ये कट जाता है, ये रिपेयर कब होगा? जब नए सेल्स फॉर्म होंगे। मेरे शरीर का ग्रोथ कब होगा? जब नए सेल्स फॉर्म होंगे, ठीक है ना। मेरे हेयर्स कब ग्रो होंगे? जब नए सेल्स फॉर्म होंगे। मेरे नाखून कब ग्रो होंगे? जब नए सेल्स फॉर्म होंगे। तो कुल मिला के हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, वेयर एंड टियर के लिए, हमारे वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बॉडी में सेल डिवीजन हो। सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं, इस चीज को हम आगे भी रिपीट करेंगे। एक होता है माइटोसिस। एमआई का फोन मेरी सिस्टर ने लिया और फिर वो सो गई, ऐसे याद रखना। एमआई का फोन मेरी सिस्टर ने लिया तो वो सो गई। माइटोसिस किसमें होता है? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मतलब बॉडी के सारे ही सेल, 2 चीजों को छोड़ करके। वो होता है मियोसिस। मियोसिस जो होता है, मी मतलब मैं, और मेरी सिस, हम दोनों को जेम्स खाना पसंद था। जेम्स होता है ना, जेम्स सरप्राइज बॉल वाला जेम्स, ठीक है ना। तो मियोसिस होता है जर्म सेल, या फिर जिसको हम रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। मेल के अंदर वो स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर वो चीज होती है बेसिकली ओवम, ओवा, एग, ठीक है। जो फीमेल को पीरियड्स आता है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, और जो रिलीज होता है वो होता है ओवम। ओके, चलिए, हमारा बैच इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होता है। मैं आपको फिर से इंसिस्ट करूंगा कि आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से कॉल करके बात करें। हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, आप डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये नंबर है एजुकेशनल काउंसलर का। अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमें एक जनरल आइडिया आ गया है कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, किसके अंदर होता है, और सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ओके, चीजों के विस्तार में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं। मान लो ये तुम्हारा एक सेल है। ये सेल क्या होता है? सेल ग्रो करता है तुम्हारे बॉडी के अंदर, राइट। जब सेल ग्रो करता है तो नए सेल बनते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। सेल है, सेल ग्रो करेगा, नए सेल्स बनेंगे सेल डिवीजन होने पे, ठीक है। यहां पे एक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है और डीएनए अमाउंट डबल होता है, मतलब बढ़ता जाता है डीएनए। समझते हैं कैसे। क्रोमोसोम आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। हमारे बॉडी के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना।
हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ा था, वन शॉट वीडियो मैंने उसका डाला हुआ है, आप इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा। उसमें होता क्या है कि हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को जब मैं खोलता हूं तो जो मुझे मिलता होता है डीएनए, एक धागे की तरह, ठीक है ना। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम हमेशा पेयर में आते हैं, जोड़ी में आते हैं। ओके, अब मान लो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और एक इंसान के सेल के अंदर, मतलब तुम्हारे बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और हर एक सेल के अंदर इंसान के 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये 23 के पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम हमेशा पेयर में आते हैं। तो देखो, ये एक पेयर हो गया, 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 ऐसे 23 पेयर्स होंगे, और टोटल कितने होंगे, 23 टू जा 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो दो पेरेंट्स होते हैं, एक होता है मेल, दूसरी होती है फीमेल। जो मेल होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ओके। जो फीमेल होती है वो एग प्रोड्यूस करती है, ओके, बॉडी के अंदर। अच्छा, यहां पे 23 क्रोमोसोम होते हैं स्पर्म के अंदर। स्पर्म एक ऐसा सेल है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, केवल 23। अच्छा, फीमेल के अंदर जो एग है उसके अंदर भी 23 ही क्रोमोसोम होता है। मेल अपना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल अपनी कुछ प्रोड्यूस कर रही है। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं तो 23 प्लस 23 क्या बना, 23 प्लस 23 बना 46। तो जो जाइगोट फॉर्म होता है मेल, इसको हम मेल गैमेट भी बोलते हैं, ओके। हम इसको मेल गैमेट भी बोलते हैं और इसको हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम थे, जब दोनों मिल जाते हैं फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, और इस जाइगोट से बनता है बच्चा। ये जो हमारा बच्चा पार्ट्सर ये हमारे पार्ट्सर है। anyway, ये जो हमारा बेबी है इसके अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। 23 माता से आया है, 23 पिता से आया है। तो स्पर्म के अपने क्रोमोसोम, ओवम के अपने क्रोमोसोम, दोनों मिलकर के जो जाइगोट बना, इस जाइगोट के अंदर है 46 क्रोमोसोम। और ये जो जाइगोट है हमारा, ठीक है ना, ये जो हमारा जाइगोट है लर्नर्स, ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड, मतलब 23 केवल स्पर्म के पास। अच्छा, सिमिलरली इसको हम बोलेंगे एन, हैप्लॉइड, आधा क्रोमोसोम है, मतलब 23 है खाली, 46 नहीं है। किसके पास, स्पर्म के पास। सिमिलरली एक के पास भी अपना 23 है, ये भी हैप्लॉइड है। अब ये दोनों जब अपना 23 दे देते हैं तो दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया, फीमेल से आया, मेल से आया बेबी के अंदर। तो यहां पे होता है डिप्लॉइड कंडीशन, मतलब हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम, इधर भी 23 है। डिप्लॉइड का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम, मतलब 23 इंटू 2, डाई, डी आई डाई, डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये हो जाता है यहां पे केस, क्लियर है। इसको हम बोलेंगे 2n। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये हमारा डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन, बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, अब जैसे मान लो ये एक लाल वाला हमारे पास क्रोमोसोम है और ये हमारे पास एक ब्लू वाला क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के बारे में तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि सेंट्रोमियर होता है, पी आर्म होता है, क्यू आर्म होता है, ये तुमने 9th में पढ़ा है, मैं जूम करके चल रहा हूं। तो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले मान लो एक लाल वाला है, एक ब्लू वाला है, लेकिन उसके बाद जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। और यहां पे देखो, दो रेड वाले हो गए, दो ब्लू वाले हो गए, जो सेंट्रोमियर पे चिपक रहे हैं। आप समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। पहले एक था, अब दो हो गया, क्लियर है। टर्म समझा रहा था यहां तक सारे कि टर्म्स कौन से क्या होते हैं। अब मान लो तुम्हारा ये पेरेंट सेल है। अब जो पेरेंट सेल है, मम्मी से कुछ आया है, पापा से कुछ आया है, राइट। और ये जो नॉर्मल एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल के अंदर एक लाल है, एक ब्लू है क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब बाद में क्या होगा, ये अपने आप को डबल कर लेगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म करेगा। देखो कितना सिंपल है, ब्लू है, लाल है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हो गया। अब सेल डिवीजन में यही ये इसके जैसा एक और बनेगा। कैसे बनेगा, ये जो बन गया ये अलग हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। एक लाल इधर गया, इसमें से एक ब्लू इधर आया, ओके, एक लाल इधर गया, एक ब्लू इधर आया। तो यही है तुम्हारा सेल डिवीजन, समझ में आया। अब ये आगे फिर कैसे डिवाइड होगा, फिर से इसका सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेगा, फिर से फर्दर डिवाइड होगा। समझ रहे हो मेरी बात, इतना ही है सेल डिवीजन। नॉर्मल ये था, सिस्टर क्रोमेटिड्स बना, वो डिवाइड हो गया, क्लियर है। अब ये होता कैसे, डॉटर सेल्स बने हैं। सेल डिवीजन होता कैसे है, माइटोसिस और मियोसिस, जिसके बारे में हमने पीछे बात किया। अब समझो, अब यहां से तुम प्रोसेस को समझोगे, ओके। अभी तक तुमने टर्म्स पे फोकस किया था, ओके। अभी तक जो तुमने फोकस किया था वो तुम्हारा पूरा फोकस टर्म्स को समझने पे था। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, सोमैटिक क्या होता है,
जर्म सेल्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होते हैं। अब हम सेल डिवीजन समझते हैं। सेल डिवीजन हमारा दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स के अंदर होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब जो तुम्हारा बॉडी का सब कुछ, सारे सेल्स, लंग्स का, लिवर का, किडनी का, इंटेस्टाइन का, हार्ट का, स्टमक का, सब का, एक्सेप्ट किस चीज को छोड़ करके, मियोसिस जिसमें होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब जो मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, जो फीमेल एग प्रोड्यूस कर रही है, उसको छोड़ करके बाकी सारे सोमैटिक से। ये कैसे डिवाइड होते हैं, माइटोसिस से। जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल जो है, स्पर्म और जो हमारा एग है, वो कैसे डिवाइड होता है, मियोसिस से। क्लियर है। अभी हम लोग माइटोसिस को समझते हैं। माइटोसिस, एमआई का फोन लेके मेरी सिस्टर तो सो गई, ये किसमें क्या होता है, सोमैटिक का होता है। क्लियर है। चलो ये भी हमें याद रहेगा, यही पूछते हैं, ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। ये दो स्टेजेस में होता है। स्टेज नंबर 1 जो है इसका, वो है कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पे कैरियो इस शब्द का मतलब है न्यूक्लियस, और यहाँ पे है डिवीजन। तो न्यूक्लियर, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो जब मैं कैरियोकाइनेसिस की बात करता हूं तो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है यहाँ पे, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है। कैसे होता है डिटेल में समझेंगे। इसके 4 फेजेस है जिसपे क्वेश्चन देखा था तुमने, और ये है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको हम सिंपली याद रख सकते हैं एक लेटर से, दैट इज पी मैट। एक सीक्वेंस में हमें याद रहेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके। अगला देखो, अब हम एक एक करके हर एक फेज को समझेंगे। अच्छा, प्रोफेज होने से पहले क्या होता है, ये सेल को जरा समझना। ये सेल जो तुम्हारा है, इसके अंदर ये है सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रोमियर नहीं है, ये है सेंट्रियोल्स। ये एक सेल मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, और ये है उसके सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के बाद यहां पे जो तुम्हें दिख रहा है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर का एक मेम्ब्रेन। यहां पे जो तुम्हें दिख रहा है वो है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर। और उसके अलावा जो तुम्हें ये दिख रहा है अभी, ये थ्रेड जैसे जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, ये डबल हो गए, मान लो ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो दिस आर बेसिकली थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। ओके। अब यहां पे ध्यान से देखो, द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवेंड। अभी समझाता हूं मैं, ध्यान से देखो। यहां पे नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है ना, ये डबल हुआ था, ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर था। प्रोफेज में क्या क्या होता है, पूरा शॉर्ट नोट है, ये तुम नोट भी कर सकते हो, मेरे पढ़ाने से एक एक लाइन तुम्हें समझ में आएगा, नोट करके याद कर लेना अगर तुमको डर है तो। ओके। कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम स्टार्ट। ये जो थीन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम तुम्हें दिख रहे हैं, इनका एक कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन मतलब ये सब पास में आने लगते हैं इस तरीके से। ओके। पहला लाइन क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा, they become short and thick and they start to appear along with their sister chromatids। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे ये थे, छोटे हो गए, साथ में आ गए, और सिस्टर क्रोमेटिड्स के फॉर्म में दिख रहे हैं तुम्हें, देख रहे हो, सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसीलिए मैंने समझाया था तुम्हें। ठीक है ना। तो दे आर अपीयरिंग इन फॉर्म ऑफ देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स, दे बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, ये जो तुम्हारा सेंट्रियोल है ये डुप्लीकेट हुआ, देखो बढ़ गया ना एक नाउन। ठीक है ना। एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ ये मूव कर जाएगा, देखो दो एक्सट्रीम एंड पे मूव कर गया है ये। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपीयर। ये जो ग्रीन वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो ग्रीन वाला न्यूक्लियोलस है, ये धीरे धीरे गायब होने लगेगा, समझ लो, धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेगा प्रोफेज के अंदर। तो 1 2 3 4 लाइंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब आ जाता है, यहां से मेटाफेज शुरू होता है। मेटाफेज में सबसे पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है, ये पूरी तरीके से गायब हो गया। अच्छा, उसके बाद क्रोमोसोम कंप्लीट देयर कंडेंसेशन एंड बिकम क्लियरली विजिबल। ये जो कंडेंसेशन शुरू हुआ था पीछे, सिस्टर क्रोमेटिड्स बन रहे थे, वो क्लियरली कंप्लीट होके पूरी तरीके से विजिबल हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखो कितना सिंपल है कि जो वहां शुरू हुआ है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से तुमको सिस्टर क्रोमेटिड्स अब दिखने लगे हैं। आगे देखो क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर, जिसको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, वो फॉर्म होता है बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अब देखो, स्पिंडल फाइबर कहां पे बन रहा है, स्पिंडल फाइबर क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ कोई तो प्रोटीन का फाइबर है, फ्लेक्सिबल। अच्छा, ये कहां पे बन रहा है, ये बन रहा है मेरे मेटाफेज में। सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कहां पे बन रहा है, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल्स के बीच में, तो दोनों चीजें हैं यहां पे। सेंट्रोमियर यहां पे आता है, समझ रहे हो, सेंट्रियोल ये वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे एक स्पेशल प्रोटीन का फाइबर बना है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। अच्छा, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो ऐसे ऐसे इधर उधर था,
वो सब एक पैरेलली इसमें अरेंज हो गए हैं। यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाया जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेन बोल रहे हैं और उस पे हमारे सारे के सारे ये अरेंज हो गए हैं। क्लियर हो गया? अगला अब यहां से शुरू होता है हमारा मेटाफेज खत्म, एनाफेज शुरू। अब एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड देयरबाय सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। सिस्टर क्रोमेटिड जो एक्स जैसे हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, एनाफेज में शुरू होता है ये। तो यहाँ पे देखो ये सेपरेट हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स, देख रहे हो? यहाँ देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स हमारे सेपरेट हो गए। अच्छा, उसके बाद दे आर पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जो स्पिंडल फाइबर है ये इनको पीछे की तरफ खींच लेता है। ओके, ये इनको पीछे की तरफ खींच लेता है। अच्छा, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। इसको हम लोग डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं, जो सेपरेट हो गया है वो। क्रोमोसोम बीइंग पुल्ड अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनानास। ये जो क्रोमोसोम ऐसे पुल्ड हो चुके हैं, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये आपको एक बंच ऑफ बनाना की तरह ये दिखाई देगा। माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये। अच्छा, जब ऐसा हो रहा होता है तो तुमको चार प्रकार के जो तुम्हारे ये 9th में तुमको पढ़ाया है क्रोमोसोम, वो मेटासेंट्रिक, ठीक है ना, ये सेंट्रोमियर इधर है, सब मेटासेंट्रिक, एल की तरह दिखता है, वी की तरह दिखता है, एक्रोसेंट्रिक एंड टिलोसेंट्रिक, ये तुमको यहीं पे विजिबल होता है। आगे बढ़ते हैं लर्नर्स। अब आखिरी स्टेप है हमारा टिलोफेज। यहां पे चीजें रिवर्स होती हैं। तो क्रोमोसोम दैट दे हैव रीच्ड टू द रिस्पेक्टिव पोल्स, इधर उधर जो पहुंच चुके हैं कोने कोने में, डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ये खुल गए वापस, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो थे वो फिर से खुल गए और थ्रेड जैसे दिखने लगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड रीच्ड एट द पोल। यहां पे फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना शुरू होता है। जो न्यूक्लियोलस गायब हो गया था वो न्यूक्लियोलस भी फिर से अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखो फिर से न्यूक्लियोलस तुम्हारा दिखना शुरू हो गया। ओके, सब रिवर्स हो रहा है। अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। जो स्पिंडल फाइबर थोड़े बहुत थे वो स्पिंडल फाइबर पूरी तरीके से फिर यहाँ पे गायब हो जाते हैं। उसके बाद लर्नर्स क्या होता है कि तुम्हारा खत्म हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे देखो स्पिंडल फाइबर भी गायब हो गए, न्यूक्लियोलस भी आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया। अब यहाँ पे देखो तुम्हें दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं, दिख रहे हैं? पहले जो एक न्यूक्लियस था अब तुम्हारे पास दो न्यूक्लियस है। इसी को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। एक सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस था अब दो न्यूक्लियस बन चुके हैं एक ही सेल के अंदर। अब ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड होगा और इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। गॉट इट? साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस, हाँ, अ नॉच इज फॉर्म नियर द इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पे जो इक्वेटोरियल प्लेन था वहां पे एक नॉच बनेगा छोटा सा, ठीक है ना। उसके अलावा नॉच ग्रेजुअली डिपेंड्स, धीरे धीरे वो नॉच गहरा होता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा? जॉइंस द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। तो यहाँ पे ये गहरा होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दो साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे, दो सेल तुमको दिखने लग जाएगा। अच्छा, अगर यही प्लांट के अंदर हो रहा है, अ सेल प्लेट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली, यहां देखो जब हम प्लांट के अंदर की बात करते हैं, अ सेल प्लेट इज फॉर्म्ड एग्जैक्टली अलोंग द मिडल ऑफ द सेल। एकदम बीच में एक सेल प्लेट छोटा सा बनता है। ओके, वहां रेड कलर का दिखाया तुमको, ठीक है। और धीरे धीरे ये ही बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और तुम्हारा जो साइटोकाइनेसिस है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है जब हम प्लांट्स की बात करते हैं। तो कुल मिला के सेल डिवीजन के अंदर जो हमारा मायोसिस है वो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एमआई का फोन लेके मेरी सिस तो सो गई, ऐसे हमें याद आ गया। सोमैटिक सेल्स में होता है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। 4-5 लाइन एनिमेशन के साथ दिखाया, बिल्कुल इसको एज इट इज याद रख लेना। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मोस्टली एमसीक्यू में पूछते कि बनाना जैसा कब दिखता है ना फेज में, स्पिंडल फाइबर कब अपीयर होता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोलस कब गायब हो जाता है, तो हर एक चीज मैंने तुम्हें बता दिया, तुम कर लोगे। अब जो होता है तुम्हारा मियोसिस होता है। मैं और मेरी सिस दोनों को जेम्स खाना पसंद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तुम्हें पता ही है। मेल होता है, अभी मैंने बताया था, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल एग प्रोड्यूस करती है। ये हैप्लॉइड होता है, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे 23 होता है, यहाँ पे 23 होता है। जो बेबी बनेगा दोनों को मिला करके जाइगोट बनेगा, वो डिप्लॉइड होगा, यहाँ पे एक बच्चा बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 46 क्रोमोसोम होता है। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान से, मेल और फीमेल वाली बात हो गई। यहाँ पे ये दो स्टेप में होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस 1 में क्या होता है? आधा हो जाता है। तो ये जो 2n है तुम्हारा, सबसे पहले ये n होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू वाला इधर और ये रेड वाला इधर। एक सिंपल समझना, मियोसिस 1 में क्या होगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना लिखा है मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं, समझ लो मेरी बात। फिर भी अगर तुम्हें मियोसिस डिटेल में सीखने की तमन्ना है, इजी लर्निंग के चैनल पे डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो का गोल हमारा वो है, जो एग्जाम में आएगा वो सब पढ़ाना, टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन बताना, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं।
ये प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है भैया, मुझे समझाओ। आपको एक वीडियो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे देख सकते हो, बट एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पे देखो, तो भैया ये ब्लू वाले जो है वो सेपरेट हो गए, पहली बात। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, रेड रेड ब्लू ब्लू, ये फिर और सेपरेट होते हैं मियोसिस 2 में। तो ये बिल्कुल जो हमने पढ़ा है उसी तरीके से देखो, 2 ब्लू अलग 2 रेड अलग, अभी जो हमने पढ़ा है मियोसिस में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये मियोसिस है, जो माइटोसिस में हमने पढ़ा ये माइटोसिस जैसा ही होता है बिल्कुल। गॉट इट? चलो, तो यहाँ पे 2 स्टेज में हो रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है। पहला जो हमारा स्टेज है, ठीक है ना, मियोसिस 1, वहां पे सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है, ठीक है ना। होमोलोगस क्रोमोसोम तो जो था हमारा ब्लू ब्लू एक साथ, रेड रेड एक साथ, तो ब्लू एक जगह चला गया, रेड एक जगह चला गया, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुआ। उसके बाद हमारा क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ, जिसमें सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स हुआ, जो कि हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था। सो दैट्स इट लर्नर्स, समझ रहे हो? ऐसे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं यहाँ पे। दैट्स इट, इतने पे हमारा सारा खत्म। इसको एग्जिट करते हैं। नोट्स आपको कहाँ मिलेगा मैंने बता ही दिया है। तो देखो ना, अब अगर तुम ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे, सोमैटिक एंड स्टीम सेल्स अंडरगो डैश टाइप ऑफ डिवीजन, तो सोमैटिक बोलो या फिर स्टीम सेल बोलो, इसका क्या होता है, मैं और मेरी सिस दोनों को जेम्स खाना पसंद है, एमआई का फोन लेके मेरी सिस तो सो गई, सोमैटिक सेल्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों, आप समझ रहे हो? इस तरीके के क्वेश्चन पूछा, देखो फिर से यहाँ पे देखो, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर फ्रॉम डैश स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, किस में दिखता है, 4 मैंने बताया था, किस में स्पिंडल फाइबर दिखना शुरू हो जाता है। देखो ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड, ठीक है ना। इन माइटोटिक डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर कब हो जाता है, कौन से फेज में हो जाता है। तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुमको, समझ रहे हो? इन सबको जवाब देने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ हर एक चीज मैंने कवर किया। बाकी आप बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, जहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, बैचेस मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। एजुकेशनल काउंसलर से बात करो इन चीजों के बारे में, अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो। और इस चैनल पे इसी तरीके से मैं वन शॉट वीडियो लाता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। इजी लर्निंग के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, जो व्हाट्सएप का जो चैनल है हमारा कम्युनिटी, क्योंकि उसमें कुछ भी अपडेट रहता है तो मिलता है आपको। और साथ ही साथ आपको करना क्या है लर्नर्स, कि इजी लर्निंग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो करने के लिए बहुत सारी चीजें, साल भर हमारा और आपका साथ बना रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखें।